नमस्कार। जोहार प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मित्रों कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि आपका जो परीक्षा है वो 17 मार्च को लगभग तय है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम CNT एक्ट से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। कम से कम एक बार आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको इससे हेल्प होगा। आज का मेरा पहला प्रश्न ये है कि इससे क्या क्या प्रश्न बन सकता है, इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिए। आज का मेरा पहला प्रश्न है कि छोटा नागपुर में सबसे पहले सर्वे कब कराया गया था। छोटा नागपुर में सबसे पहले सर्वे जो है सो कब कराया गया था। ऑप्शन है 1890, ऑप्शन नंबर बी 1892, ऑप्शन नंबर आपका सी 1897, ऑप्शन नंबर डी 1902। तो छोटा नागपुर में जो सर्वे का कार्य प्रारंभ हुआ था वो 1902 इज राइट उत्तर। 1902 एकदम एकदम याद रखना है। प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं ये जो CNT है इसको क्यों लाया गया था। भूमि की सुरक्षा के लिए। हमारे यहाँ के जो जनजातीय समाज के लोग हैं उनकी ज़मीन को छीनी जा रही थी महाजनों के द्वारा, ज़मींदारों के द्वारा, है ना। तो इस तरह से उनकी ज़मीनों की रक्षा हो, है ना, और कोई दूसरा जो है सो आसानी से उसकी ज़मीन को ना ले ले। क्योंकि इसके पहले भी हमारे जो जनजाति समाज के जो लोग हैं बहुत सारी बड़े बड़े आंदोलन किए। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम आप सभी जानते हैं कि 11 नवंबर 1908 ईस्वी को इसको लागू किया गया, बनाया गया, ठीक है। लेकिन इसके पहले आप देखिएगा कि बिरसा मुंडा आंदोलन हुए, बहुत भयंकर आंदोलन हुआ। और उसके आगे जाइएगा तो आपको बहुत सारे आंदोलन मिलेंगे, जैसे कोल विद्रोह हुए थे, उसके पहले हो विद्रोह हुआ था, फिर संथाल में चले जाइएगा तो संथाल विद्रोह हुआ था। एक तरह से बिरसा मुंडा आंदोलन के प्लस सरदारी आंदोलन हुआ था, है ना। बहुत सारे आंदोलन हुए हैं और सबकी अंग्रेज़ों ने, कंपनी ने देखा कि इसके पीछे रीज़न क्या है, आखिर ये जनजाति जो समाज के लोग हैं इतना आंदोलन क्यों कर रहे हैं। तो ये पता चला कि जब तक इनकी ज़मीन की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं बना दिया जाएगा, और वो भी सख्त कानून, तब तक ये फिर इनको संतोष नहीं होगा और ये अंग्रेज़ों की जो है सो विरोध करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि जनजाति समाज के जो लोग होते हैं उनको जल जंगल ज़मीन से काफ़ी लगाव होता है। जल जंगल ज़मीन को ही ये अपना सब कुछ मानते हैं। इसीलिए जब इनको कोई जल से, जब इनको कोई ज़मीन से, जब इसको जंगल से कोई अलग करने का प्रयास करता है तो ये चुप बैठने वालों में से भी नहीं है। तो सर्वे का काम जो है सो सबसे पहले 1902 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अभी आपको डायरेक्ट पूछ देगा कि यह जो अधिनियम है काश्तकारी ये कब लागू किया गया था, कब बना था, है ना। तो 11 नवंबर 1908 ईस्वी को, ठीक है। चलिए अब वो प्यारे स्टूडेंट्स थोड़ा सा ये भी जान लीजिएगा कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 भारतीय परिषद कौन से अधिनियम की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया था। तो 1892, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की जो भारतीय, है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1892 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया। इसको भी थोड़ा सा माइंड में रखना है। आपको पूछ देगा कि CNT एक्ट का जो ब्लूप्रिंट है उसको किसने तैयार किया था। तो हॉफमैन ने। बहुत अच्छा प्रश्न है, जॉन हॉफमैन ने, ठीक है।
जॉन एच हॉफमैन ने जो है सो इसका ब्लूप्रिंट जो है सो तैयार किया था, खाका तैयार किया था। बहुत इजी प्रश्न है। ये भी कभी कभी फैक्ट पूछ देता है कि इसमें कितने धारा हैं, कितने अध्याय हैं। यदि आप स्पष्ट याद नहीं कीजिएगा तो आप मिस्टेक कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये जो CNT एक्ट है उसमें जो है कितने अध्याय हैं, बताइए? 19 अध्याय। कितने अध्याय हैं? 19 अध्याय हैं। और कितनी धाराएं हैं? 271 धाराएं हैं। एकदम एग्जैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न भी पूछ दिया जाता है। देखिए, यह जो अधिनियम है वो मुंडारी, खुटकट्टी, भूंयरी, कोड़कर आदि जमीन की रक्षा के लिए बनाया गया था। इसको नाम भी याद रखिएगा। क्या क्या मैंने आपको बताया? मुंडारी, खुटकट्टी, भूंयरी, है ना, कोड़कर आदि जमीन की रक्षा के लिए जो है सो यह अधिनियम बनाया गया था। प्यारे स्टूडेंट्स, आप धीरे धीरे, एक दिन आप अधिनियम को नहीं खत्म कर पाइएगा। धीरे धीरे आप कम से कम समझ डेवलप कीजिए। जो भी अध्याय है उसको धीरे से पढ़िए, मतलब धीरे धीरे करके, सिलसिले ढंग से, क्योंकि अभी भी आपके पास 40 डेज है और 40 डेज में आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। आपको CNT SPT एक्ट पर डेली आपको आधा से 1 घंटा देना पड़ेगा, यदि आप इसमें 10 से 12 प्रश्न जो है सो सही करना चाहते हैं अधिनियम में। तो अब आगे हम चर्चा करते हैं। आप सभी जानते हैं, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो बनाने का उद्देश्य था, भूमि पर अवैध कब्जे को रोकना। भूमि जो है, लैंड पर जो अवैध कब्जा हो गया है, जिसका कब्जा नहीं होना चाहिए, जो उसका भूमि नहीं है फिर भी वो कब्जा कर लिया है, तो उस तरह के अवैध कब्जे को जो है सो रोकने के लिए, इसका रोकना ही इसका मूल उद्देश्य था। ठीक है। आगे आप सभी जानते हैं, आपको एक डाटा भी दे देगा कि छोटा नागपुर बनाने से पूर्व छोटा नागपुर का जत्था तैयार किया गया। इस सेटलमेंट में कुल जो है सो कितने लाख रुपए खर्च हुए थे। तो आपको दे सकता है 10 लाख, 12 लाख, 16 लाख, 18 लाख। यानी अधिनियम लागू करने के पहले इसका जो खाका तैयार किया गया, जत्था तैयार किया गया, उसको बनाने में कितने खर्च हुए, तो आप याद रखिएगा 16 लाख खर्च हुए। कितने खर्च हुए? 16 लाख खर्च हुए। ठीक है। चलिए, कभी कभी प्यारे स्टूडेंट शब्दावली पर भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। आप देखे होंगे प्रीवियस इसके क्वेश्चन। देखिए, आप सबसे पहले CNT SPT जो क्वेश्चन पूछा गया JPSC में, उसको एक बार आप जरूर देखिए। वो आपको गाइड करेगा। प्रीवियस इसके क्वेश्चन, जो प्रीवियस इसके क्वेश्चन करते हैं, वो गाइड जो है ना, कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हाउ टू रीड, कौन कौन से जो है सो आपको टॉपिक पर, कौन कौन से धारा पर, कौन कौन से अध्याय पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, जहाँ से प्रश्न जो है सो पूछने की संभावना ज़्यादा होते हैं। आप देखिएगा तो इसके पहले आपका 6th JPSC, 7th JPSC, बैकलॉग का जो एग्ज़ाम हुआ है, वो आपको मार्गदर्शन करेगा कि भाई ये सेक्शन, ये जो आपका है धारा, यहाँ से प्रश्न जो है सो पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के पूर्व प्रथम वर्ष का जो सर्वे हुआ था उसको ट्रेवर्स सर्वे कहलाता है। कभी इस तरह का भी पूछ देगा कि प्रथम वर्ष के जो सर्वे है उसको क्या कहा जाता था। ठीक है, तो इसको जो है सो सर्वे ट्रेवर्स कहा जाता था। ठीक है, यानी ये कहलाया, प्रथम वर्ष का जो सर्वे है वो सर्वे ट्रेवर्स कहलाया। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा याद रखिएगा, CNT एक्ट के पूर्व दूसरे वर्ष का जो सर्वे है वो कडस्ट्रल सर्वे कहलाता है। प्रथम वर्ष का सेवर्स सर्वे जो है सो ट्रेवर्स सर्वे हो गया, और दूसरे वर्ष का जो है सो कडस्ट्रल सर्वे कहलाया। ये भी याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट्स। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये जो इतना महत्वपूर्ण जो अधिनियम आया, एक्ट आया, कि आज भी सरकार को संशोधन यदि वो करना चाहती है तो उसको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ रहा है।
और इतनी आसानी से इसकी धाराएं और धारा जो है सो चेंज नहीं हो रहा है। इतनी ये जटिल अधिनियम बनाया गया। तो इतने बड़े अधिनियम, महत्वपूर्ण अधिनियम को तैयार करने में किनका योगदान रहा, इसको भी नाम आप याद रखिएगा। डॉक्टर डेविडसन, फादर हॉकमैन, कैप्टन ग्रे, ठीक है, कैप्टन ड्रेपरी, क्रिस्टर ओलिफेंट, उसके बाद डाल्टन, कमिश्नर ग्रिमली, मेजर हस्ट, कमिश्नर स्लैक, सेटलमेंट ऑफिसर लिस्टर, रीड तथा सिप्टन, राखलदास आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इतने लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस अधिनियम को तैयार करने में। प्यारे स्टूडेंट्स, झारखंड के 4 प्रमंडलों में जो है सो यह जो अधिनियम है वो लागू है, ठीक है। और लगभग झारखंड के कुल जो है सो 18 जिले में ये जो है लागू, 4 प्रमंडलों, आप सभी जानते हैं संताल परगना में ये लागू नहीं है, वहाँ पर एसपीटी लागू है। चलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, संथाल परगना छोड़ करके बाकी सब जगह लागू है, जैसे उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान एवं परमाणु प्रमंडल। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि ये जो CNT एक्ट है वो कहाँ कहाँ लागू हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और कन्फ्यूज करेगा, इसलिए बेसिक फर्स्ट यू हैव टू नाउ द बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, हाउ टू बिकम द CNT एक्ट एज ए रेगुलेशन। एक्ट में कैसे आया, व्हाट द रीजन्स, कारण क्या थे इसको बनाने के पीछे, इसका उद्देश्य क्या थे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर यू नाउ मेन फीचर्स, मेन इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्ट, देन यू हैव टू नाउ इसके जो चैप्टर हैं, इसके जो धारा हैं, और किस धारा और किस अध्याय में क्या क्या वर्णन है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहीं से आपका प्रश्न जो है सो JPSC जो है सो पूछने का काम करती है। तो इतना हो गया आपका बेसिक। बाकी कुछ कुछ थोड़ा सा और भी जानिए। आपको देखिए कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको पूछ देगा कि अभी तक कितने इसमें संशोधन हो चुके हैं। तो 1990 ईस्वी में 66वां संविधान संशोधन के द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा, देखिए जो धारा है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 46, 47, 48, 48 का 71, 71 का 71 का 240, 241, 242 को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। ये जो धारा मेंशन है, ये धारा को सबसे पहले आपको जब CNT एक्ट पढ़िएगा उसमें आपको ध्यान देना है। कौन? 46, 47, 48, 71, 71 का खा, 240, 241, 242 इसको पढ़ना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको मेंशन है। ये अभी तक 26 संशोधन इसमें हो चुके हैं, ठीक है। 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 49, ठीक है, धारा जो 49 है के तहत सरकार की ओर से सिर्फ उद्योग और खनन कार्यों के लिए ही जमीन ली जा सकती थी। उद्योग और खनन कार्यों के लिए ही जमीन ली जा सकती थी, ये इसमें वर्णन है। यानी आपको 49 भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। 2016 में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया, पूरी तरह से संभव नहीं हो पाया। जब इसको विधानसभा में लाया गया, चर्चाएं हुई, तो विपक्ष की जो पार्टियां थी, अब पढ़िएगा सारे किताब में कि संशोधन लाया गया, इसमें ये धारा में संशोधन हो जाने से इसको ये अधिकार मिल जाएगा, लेकिन एक कंप्लीट नहीं हो पाया, संशोधन नहीं हो पाया। विचार रखना कि ये धारा में हम संशोधन करेंगे, लेकिन ये हो नहीं पाया कि विपक्षी जो दल थे
उन्होंने काफ़ी विरोध किया और फिर जो इस सरकार को, रघुवर दास की सरकार को, इसको वापस लेना पड़ा। इसलिए ये कभी मत सोचिएगा कि इसमें बदलाव हो गया। एक विचार रखा गया कि इस दायरे में यदि हम संशोधन कर देते हैं तो ये अधिकार मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। तो 49 के तहत आप देखिए कि सरकार की ओर से सिर्फ उद्योग और खनन कार्यों के लिए ही जमीन ली जा सकती थी। लेकिन आप सभी जानते, ये भी देख लीजिएगा 2016 के संशोधित एक्ट के तहत, मतलब संशोधन नहीं हो गया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये रखा गया था। सरकार उद्योग और खनन कार्यों के अलावा आधारभूत संरचना, रेल परियोजना, कॉलेज ट्रांसमिशन आदि कार्यों के लिए भी जमीन ले सकेगी। ले नहीं पा रही, बिकॉज ये बदलाव हुआ ही नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर CND एक्ट 1908 की धारा 71 के तहत SAR कोड, ठीक है, कि कंपनसेशन के सहारे आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित की जाती थी। यानी कोर्ट की जो है सो सहायता से आदिवासियों की जमीन जो है गैर आदिवासी को भी हस्तांतरण किया जा सकता था कोर्ट की सहायता से। लेकिन 2016 में जो संशोधित एक्ट किया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो एक्ट में सुधार करने का विचार रखा गया, उसके अंदर अब जो है सो गैर आदिवासियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी। साथ ही SR कोर्ट की जमीन वापसी के मुकदमे दायर होंगे। SR कोर्ट में जो है जमीन वापसी के मुकदमे जो है सो दायर होंगे। ठीक है, तो ये हुआ नहीं, लेकिन इस तरह का विचार रखा गया था, इसलिए आप इसको जान सकते हैं। चलिए थोड़ा सा प्यारे स्टूडेंट्स और आप देख लीजिए, कुछ चीज़ें हैं, जैसे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 21 के संबंध में 2016 के संशोधित एक्ट के द्वारा 21 में 21 ख का अंतर स्थापन किया गया। इसमें क्या है, 1908 के एक्ट में मालिक को जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार नहीं था। उसकी जो प्रकृति है, नेचर है, उसको बदलने का अधिकार नहीं था। अर्थात जमीन की प्रकृति अगर कृषि है तो मालिक उसका इस्तेमाल कृषि कार्य के अलावा अन्य कार्यों में नहीं कर सकता। लेकिन 2016 में जो संशोधित का प्रस्ताव रखा गया, मालिक को जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार होगा। अगर कोई जमीन का मालिक अपने कृषि योग्य भूमि का व्यावसायिक उद्योग के लिए उपयोग करना चाहता है तो वो उसको कर सकेगा। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि ये बदलाव हुआ नहीं, इसलिए इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा। प्यारे स्टूडेंट, बेसिक रूप से आपको समझना है, बहुत बेसिक रूप से, बहुत टफ होके नहीं समझना है। ठीक है, एक तो सबसे पहले इसके जो विषय हैं, इसके जो आपका अध्याय है और धारा है, वो आपको एक माइंड में बैठा लेना पड़ेगा, खाका तैयार करना पड़ेगा कि किस अध्याय में जो है क्या क्या चीज़ वर्णन है। तो एक बेसिक रूप से पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको धारा जो भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या क्या चीज़ है, उसका हम चर्चा करेंगे। इसका जो अध्याय 1 है उसमें आपको संक्षिप्त नाम आपको देखने को मिलेंगे कि इसमें क्या क्या नाम है ना, ये आपको देखने को मिलेंगे, तथा प्रसार, इस अधिनियम का प्रसार कहाँ कहाँ पर है। तो अध्याय 1 में यही है, संक्षिप्त नाम तथा प्रसार। और इसमें जो धारा है वो 1 से लेकर 3 तक। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अध्याय है वो है काश्तकारों के वर्ग। काश्तकार जो थे उसके वर्गों के विषय में जो है सो अध्याय जो है सो 2 में वर्णन है। प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि जो काश्तकार हैं, ठीक है, उसके कौन कौन से वर्ग हैं, इसके विषय में आपका धारा 4 में जो है सो बहुत अच्छा वर्णन है। काश्तकारों के वर्ग, काश्तकारों के वर्ग के विषय में, जैसे काश्तकार सबसे पहले किसे कहते हैं, ठीक है, काश्तकार किसको कहा जाता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो काश्तकार जो होते हैं वह रैयत जो किसी व्यक्ति की अधिक भूमि का धारण करता हो और लगान का भुगतान उसी को करता हो। जैसे जिससे वो भूमि को धारण करता है और लगान का भी भुगतान उसी को करता है, इसी को बोलते हैं काश्तकार। ठीक है, तो
तो काश्तकारों के वर्ग के विषय में जो है सो क्लास के विषय में, वर्ग के विषय में जो वर्णन है वो अध्याय 2 में वर्णन है। ठीक है, काश्तकारों के वर्ग जो हैं, है ना, काश्तकारों के 4 प्रकार निर्धारित किए गए, ध्यान रखिएगा, धारा 4 में वर्णन है। पहला है भूधारक अथवा उपभूधारक। दूसरा जो इसमें है रैयत, और रैयत भी 3 प्रकार के हैं। पहला अधिभोगी रैयत, दूसरा अनाधिभोगी रैयत, तीसरा खुटकट्टी रैयत, चौथा दर रैयत, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये थोड़ा सा देखिएगा, काश्तकारों के वर्ग में आपने देख लिया कि इसमें पहला भूधारक अथवा उपभूधारक, दूसरा रैयत, और रैयत का ही अभी आपको हम 3 प्रकार बता दिए, अधिभोगी रैयत, अनाधिभोगी रैयत, खुटकट्टी रैयत। और तीसरा जो वर्ग है, ये तो आपका जो है सो अभी हम जो चर्चा किए वो रैयत का ही इतना प्रकार हम चर्चा किए। तीसरा जो वर्ग है वो है दर रैयत। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तीसरा जो है सो दर रैयत, और चौथा जो है सो मुंडारी खुटकट्टीदार। इसको एकदम याद रखिएगा, आपको बोल देगा इनमें से काश्तकारों के वर्ग कौन कौन से हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, यदि आप इसको पढ़ लिए हैं धारा 4 को बहुत बढ़िया से, ठीक है, अध्याय 2 में है, तो अब आराम से एक प्रश्न आप यहाँ से बना दीजिएगा। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। सीएनटी एक्ट की जो अध्याय 2 है उसमें काश्तकारों के वर्ग के विषय में वर्णन है, और ये काश्तकारों का जो वर्ग है ये धारा 4 में है। अभी मैंने आपको बताया कि काश्तकारों का जो वर्ग है 4 प्रकार निर्धारित किए गए हैं। पहला जो है भूधारक अथवा उपभूधारक। इसमें इसको किसको बोलते हैं? भूस्वामी को ही भूधारक और उनके वंशजों को उपभूधारक कहा गया है। याद रखिएगा, भूस्वामी जो भूमि का मालिक है को ही भूस्वाधारक, और उनके वंशज, उनके जो पूर्वज थे, को उपभूधारक कहा गया है। शब्दावली को पकड़िएगा, शब्दावली से भी सीएनटी एक्ट में प्रश्न पूछा जाता है प्यारे स्टूडेंट्स। धारा 4 आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, दूसरा जो वर्ग है वो रैयत। अब रैयत को आप समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना, कि इसमें जो रैयत है, रैयत के विषय में इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, अब देखिए, रैयत मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला अधिभोगी रैयत, वैसे रैयत यानी मालिक भूमि, है ना, वैसे रैयत जिन्हें अपनी भूमि पर अधिभोग का अधिकार है, भूमि पर अधिभोग का अधिकार है, केवल वो उपयोग कर सकता है। अनाधिभोगी रैयत, ऐसे रैयत जिन्हें अपनी भूमि पर अधिभोग का अधिकार नहीं है, वो मतलब भूमि पर अधिभोग का अधिकार उसको नहीं दिया गया है। तीसरा इसमें है खुटकट्टी रैयत, ऐसे रैयत जिन्हें खुटकट्टी अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम तीसरा जो वर्ग है, जैसे काश्तकारों का भी जो हम आपको बताए वो 4 प्रकार का वर्ग बताए। पहला भूधारक अथवा उपभूधारक, दूसरा रैयत, रैयत में आपको 3 प्रकार अभी हम बताने का प्रयास किए, और तीसरा जो वर्ग है वो दर रैयत, ऐसे काश्तकार जो रैयत के अधीन हो। कुछ कुछ ऐसे काश्तकार भी हैं जो रैयत के अधीन है, उसको बोलते हैं दर रैयत। चौथा जो वर्ग है वह है मुंडारी खुटकट्टीदार, जो मुंडाओं के द्वारा जंगल को साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाया गया हो, उसको बोला गया मुंडारी खुटकट्टीदार। ठीक है, तो चीज़ों को आपको एकदम ध्यान में रखना है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका अध्याय 2। अध्याय 2 के पहले आपको अध्याय जो है तो 1 अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो आपका
परिभाषा दिया गया है। ठीक है, धारा जो 3 है CNT एक्ट का, आपको पूछ देगा कि CNT एक्ट के किस धारा में परिभाषाएं दी गई है, तो धारा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें परिभाषा दी गई है। जैसे कृषि वर्ष की परिभाषा दी गई है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कृषि समय जैसा सरकार उचित समझे, ये वर्णन किया गया। दूसरा, भूगुत्व बंध है ना, भूगुत्व बंध बंधक बोर्ड के विषय में, सिविल जेल के विषय में, उपायुक्त के विषय में, वन उपज के विषय में, जोत का विषय में, कोरकर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परिभाषा में है कोरकर किसको बोलते हैं, ये जीपीएससी में पूछा गया है। वह भूमिखंड जिसे मुख्यतः धान की खेती के लिए कोरकर चौरस बनाया गया हो, धान की खेती के लिए चौरस बनाया गया, उसको कोरकर कहते हैं। यानी कोरकर का परिभाषा हमारे CNT एक्ट में दिया गया है। ठीक है, याद रखिए, कभी कभी बोलता है इनमें से किसकी परिभाषा दिया गया है, तो कोरकर की परिभाषा दिया गया है, भूस्वामी की परिभाषा दिया गया है, जंगल संपत्ति की परिभाषा दिया गया है, भुगतान है ना, आपके बाद राष्ट्रीयकृत के विषय में, लगान के विषय में, राजस्व पदाधिकारी के विषय में, काश्तकार के विषय में, भूधृति के विषय में, है ना, ये सब चीज़ के बारे में परिभाषा दिया गया। ग्राम के विषय में, ग्राम मुखिया के विषय में, ये सब जो है सो अस्थायी बंदोबस्त, इस सब परिभाषा जो है सो वर्णन है। तो धारा 3 जो है वो परिभाषा से संबंधित है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब धारा 3 आपका अध्याय 2 खत्म हो जाएगा, तो फिर तीसरा जो अध्याय है वो भूधारक के विषय में आपको, यानी धारा 9 से लेकर के 15 तक आपको भूधारक के विषय में पढ़ना पड़ेगा। चौथा जो है वो अध्याय जो है वो रैयत से संबंधित है। धारा 16 से लेकर के 36 तक रैयत के विषय में आपको पढ़ना पड़ेगा। प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले आप अध्याय 4 तक पढ़िए। पढ़ने का आप एक ही दिन सब समाप्त नहीं कर पाइएगा। सबसे पहले आप जो है सो अध्याय 4 तक फोकस कीजिए। अध्याय 4 में रैयत के विषय में है और धारा 16 से लेकर 36 तक इसमें रैयत के विषय में ही वर्णन है। इसी तरह अध्याय 3 जो है भूधारक के विषय में है। धारा 9 से लेकर के 15 तक जो वर्णन है वो आपका भूधारक के विषय में। ठीक है, काश्तकारों के वर्ग में जो अभी आपको मैंने बताया, अध्याय 4 से लेकर के 8 तक जो है सो इसी का वर्णन है। तो सबसे पहले इतना आप फोकस कीजिए। अध्याय जो है 4 तक जो है सो हम अच्छे से तैयार करेंगे। तो आज आपको हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो है सो यहाँ तक बता दिए, है ना। और नेक्स्ट जो हम वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है, और इसका थोड़ा सा और कुछ 2 मिनट समय में ले लेता हूँ, कम से कम अध्याय 2 तक मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। प्यारे स्टूडेंट्स, धारा 5 जो है अभी आपको मैंने बताया, भूधारक का अर्थ के विषय में बताया गया। भूधारक का अर्थ आपको बोल देगा कि CNT एक्ट के किस धारा में, है ना, भूधारक का अर्थ के विषय में वर्णन है। तो धारा 5 देखिए, इसमें क्या है, भूधारक का अर्थ वह व्यक्ति जिसने भूमि को धारण किया है, भूमि को धारण किया है, वो हो गया भूधारक। धारा 6 जो है रैयत का अर्थ बताया। रैयत किसको बोलते हैं, जैसे अभी आपको हम रैयत का पता है 3 प्रकार के होते हैं, अधिभोगी रैयत, अनाधिभोगी रैयत, खुदकट्टी रैयत। तो रैयत का अर्थ के विषय में धारा 6 में वर्णन है। रैयत का अर्थ है जिसने खेती करने अथवा करवाने के लिए भूमि प्राप्त किया है। जिसने खेती करने या करवाने के लिए भूमि प्राप्त किया है उसी को रैयत बोलते हैं। धारा 4 में अभी हम आपको बताए थे, रैयत मुख्यतः 3 प्रकार का है, अधिभोगी रैयत, अनाधिभोगी रैयत, खुदकट्टी रैयत, है ना। चलिए, अब ये तो धारा हो गया 6 रैयत का अर्थ। धारा 7 में जो है खुदकट्टी अधिकार युक्त रैयत का अर्थ है। खुदकट्टी अधिकार युक्त रैयत का अर्थ जो है धारा 7 में। इसमें क्या कहता है, खुदकट्टी समझ रहे हैं कि नहीं, मुंडाओं को द्वारा जंगल को साफ करके तैयार की गई भूमि उसको खुदकट्टी बोलते हैं। उराओं के द्वारा जंगल को काट करके साफ किया जो भूमि तैयार होता है
उसको भूयर ही कहा जाता है। सबसे पहले इस तरह का जो है सो काम करने का काम जो है मुंडा जाति ने, मुंडा जनजाति ने किया, एकदम याद रखिएगा। तो खुटकट्टी अधिकारु रैयत का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने मुंडाओं के खूट परंपरा, खूट का मतलब क्या था, परिवार, खूट मतलब परिवार, खूट परंपरा, ठीक है, से भूमि के उपयोग का अधिकार ग्रहण किया हो। खूट मतलब एक परिवार, कि वो खूट का है, वो परिवार का है, वो गोतिया जैसा है, ठीक है। तो खुट परंपरा से भूमि का भोग का अधिकार ग्रहण किया है, उसको बोला गया खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत। ये किस में वर्णन है, धारा 7 में वर्णन है। धारा 8 में क्या है, मुंडारी खुटकट्टीदार का अर्थ के विषय में, मुंडारी खुटकट्टीदार का अर्थ के विषय में। मुंडारी खुटकट्टीदार का अर्थ है वह मुंडारी जिसने खुटकट्टीदारी भूमि में जोत का अधिकार अर्जित किया हो। वह मुंडारी जिसने खुटकट्टीदारी भूमि में जोत का अधिकार प्राप्त किया हो, इसके विषय में धारा 8 में वर्णन है। प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे से अभी जो बन पा रहा है, जो मैं आपको टूटी फूटी भाषा में मैं आपको समझा पा रहा हूँ, है ना, आप ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। और भी इसके जितने अध्याय हैं, धारा हैं, सबको मैं आपके सामने चर्चाएं करूंगा, ताकि आप जेपीएससी के एग्ज़ाम में जब 17 मार्च को देने जाइएगा तो ये आपका क्लास जो है आपको ज़रूर, पूरा नहीं तो बस थोड़ा आपको ज़रूर निश्चित रूप से हेल्प कर सकता है। और मेरे जैसे शिक्षक के लिए यदि आपको अपने करियर में कुछ हमसे हेल्प हो जा रहा है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा लगे तो निश्चित रूप से कमेंट्स कीजिएगा। कुछ यदि आपको सलाह भी देना हो तो आप निश्चित रूप से देने का प्रयास कीजिएगा। जय सीताराम।